tradition, we are starting today's program by taking blessings of the Supreme Being by lighting the auspicious lamp. I request the revered guest to light the lamp of knowledge. आइए चलें पृथ्वी से आकाश की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर। अस्तो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मां अमृतं गमय। सूक्त है 10th मंडल ऑफ ऋग्वेद। इससे हम अपना आज का ये जो कार्यक्रम की भूमिका है वो मैं आरंभ करना चाहूँगी। नासदा सिन्नो सदा सत्त दानिम। उस समय अर्थात सृष्टि की उत्पत्ति से पहले असत नहीं था और सत भी नहीं था। आगे इस सूक्त में आश्चर्य और जिज्ञासा प्रकट की गई है कि ब्रह्मांड कब, क्यों और किसके द्वारा अस्तित्व में आया। ऋग्वेद के दशम मंडल में नासदीय सूक्त की ये जिज्ञासा सृष्टि की रचना संबंधी जटिलता से आश्चर्यचकित मनुष्य का प्रथम प्राप्त उद्बोध था। यदि भारतीय जीवन दर्शन को समझने और उसे अक्षरशः आत्मसात की आवश्यकता पर समय रहते बल दिया गया होता तो कदाचित 22 अप्रैल 1970 से मनाए जा रहे पृथ्वी दिवस या अर्थ डे की हमें ज़रूरत ही ना होती। सच तो यह है कि हम भारतीय अपनी दिनचर्या में प्रकृति की उन अनेकानेक आवश्यकताओं को समाहित करते हैं, जाने या अनजाने आज जिनकी चर्चा समूचा विश्व, खास तौर पर पश्चिम अर्थ डे को घोषित करना चाहता है। क्या ये सच नहीं है कि हम में से अधिकांश सूर्य को प्रातः नमन करते हैं? जो भारत और भारतीयता से अनभिज्ञ हैं उनको अवश्य ही ये आश्चर्यजनक लगता होगा कि ये कैसी सभ्यता है जो सृष्टि के प्रत्येक अवयव की उपासना करती है। वृक्ष, पर्वत, जलधाराएं, आकाश, नभचर, जलचर, पृथ्वी पर रहने वाले अनेकानेक जीव, खगोलीय पिंड, दूसरे शब्दों में कहें तो संपूर्ण ब्रह्मांड अपनी उत्पत्ति की जटिलता से लेकर साधारण सा दिखने वाला जीव सब हमारी उपासना के माध्यम से हम भारतीय लोगों के लिए पावन और पूज्य हैं। वस्तुतः इसी कारण हम प्राकृतिक संसाधनों के दोहन को श्रेष्ठ मानते हैं, ना कि उसके संपूर्ण शोषण को। मिल्किंग और एक्सप्लॉयटेशन के इसी मूलभूत अंतर को समझने और समझाने की प्रक्रिया में हम आज मेट के प्रांगण में महाराजा अग्रसेन सभागार में एकत्र हुए हैं। और स्वागत संभाषण के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगी संस्थापक अध्यक्ष महाराजा अग्रसेन टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी, कुलाधिपति महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय, सचिव डॉक्टर मुखर्जी स्मृति न्यास। आपकी कर्मठता, दृढ़ संकल्प, लक्ष्य संधान के प्रति एक निष्ठा ही हमारे संस्थान की सफलता का कारक है। डॉक्टर नंद किशोर गर्ग, आपको स्वागत संभाषण के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगी। नमस्कार। अभी आप पृथ्वी दिवस और उसके महत्व पर अपने वेदों से उद्धृत कुछ वाक्य सुने और आज हम प्रकृति से संवाद ही प्रकृति से संबंध, हमारे जो पंचभूतों की बात है उनका इम्बैलेंस आज किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं। जो भी कुछ यूएई में हुआ है, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में भी आपने देखा ओले पड़ रहे हैं, बारिश है,
और बाकी सारी भारत में टेम्परेचर 41-42 क्यों है ये? और इसी को जब बिल्कुल चीज़ें बिगड़ जाते हैं तो पूरे वर्ल्ड डे मनाना शुरू करते हैं। जो उनका नॉर्मल वे में जो चीज़ें होनी चाहिए, जब वो हाथ से निकल जाएं तो फिर उसको एक दिन मनाने का, और वो 365 दिन कोई न कोई दिन पूरा विश्व मनाता है। परंतु सिखाएं कैसे लोगों को, ख़ास तौर पे इस सुविधा और कंफर्ट जोन में रहने वाली नई पीढ़ी जिसको एसी बस में रहना है, एसी स्कूल में रहना है, उनकी इम्यूनिटी नाम की चीज़ गायब हो गई। वो हमने कोरोना काल में देखा कि सबसे ज़्यादा एडवांस कंट्री सबसे ज़्यादा दुखी थी, और भारत जैसा देश, भारत का जो ग्रामीण क्षेत्र था वो लगभग अछूता रहा। इन सब चीज़ों को समझने और समझाने के लिए आज का एक कार्यक्रम है। लगातार हमारा प्रयास रहता है कि कोई न कोई बच्चों से सीधा संवाद रहे, बच्चों को, छात्रों को ये पता चले कि हमारे लिए कौन क्या कर रहा है। तो सबसे ज़्यादा मेरा तो बार बार कहता हूँ कि सबसे पहले अपने माँ और बाप को याद रखें, जिनके कारण हमारा एग्जिस्टेंस है, और कितनी मेहनत करते हैं। मैं भी 25 साल से यहाँ और इससे पहले सार्वजनिक जीवन में देखा, बच्चों के लिए पैदा होने से लेकर एडमिशन तक, नौकरी और विवाह तक की चिंता माँ बाप करते हैं। और उसके बाद अधिकांश जो बच्चे हैं, मैं अधिकांश कह रहा हूँ, जो आजकल के बच्चों को, पुरानों को नहीं, वो अपने माँ बाप को भूल जाते हैं, और क्या हेलो हाय करने में भी उनके पास समय नहीं है। ये सब कुछ जो बिगड़ रहा है, इसको कैसे सुधारा जाए, उसके लिए लगातार हमारी कोशिश है कि शिक्षा तो कोई भी, आज बच्चों को टीचर की मुझे ज़्यादा आवश्यकता नहीं लगती, आजकल तो सब चीज़ें अवेलेबल हैं। संस्कार देने के लिए, आचरण से सिखाने के लिए टीचर की आवश्यकता है। प्रॉब्लम सॉल्यूशन कोई बड़ी प्रॉब्लम वो नहीं है। टीचर तो हमारे एग्जीक्यूटिव चेयरमैन साहब स्वयं एक टीचर रहे हैं। मैं भी टीचर बनने के लिए मैंने एमएससी की पढ़ाई की कि मैं एक अच्छा टीचर बनूंगा, नहीं बन पाए, परंतु हमने अपनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ने के कारण एक विद्यालय के पहले मैनेजर बन गए, और आज मैं कह सकता हूं कि हम लगभग 50 साल से सबसे अभावग्रस्त क्षेत्र है दिल्ली का सुल्तानपुरी, वहाँ गीता विद्यालय चला रहे हैं। उसका प्रतिफल ये मिला कि वहीं एज गेस्ट इंस्टीट्यूट हमें ये कॉलेज शुरू करने का अवसर मिल गया 98-99, और आज हम बहुत ही गर्व से भी कह सकते हैं कि 25 साल की इस यात्रा में हमने समाज में, आज के इस कलयुग के अंदर जहाँ सब कुछ पैसा है, उसके अंदर एक थोड़ी अलग राह पकड़ के समाज के लोगों को जोड़ा। उसके माध्यम से ये महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 99 से, 2003 से महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, उसके अंदर धीरे धीरे पत्रकारिता, लॉ और सारी चीज़ें जोड़ते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी 2013 में हिमाचल में प्रारंभ की, पहली यूनिवर्सिटी थी जिसके भारत के राष्ट्रपति ने, जो नॉन गवर्नमेंटल सेक्टर जिसका उद्घाटन हुआ। और आज हम धीरे धीरे उस यात्रा पे चलते हुए अपने इन छात्रों के माध्यम से अपने को सेटिस्फेक्शन कैसे मिले कि हम देश को क्या दे पा रहे हैं। तो बच्ची जब एनसीसी की हमारी तैयार हो रही हैं, हमारे मिलिट्री में हमारे बच्चे जा रहे हैं, कमांडेंट जा रहे हैं, और इस साल फिर एक बच्चा यूपीएससी के एग्ज़ाम में भी फिर से कौशिक 2020 का बच्चा। हर साल हम 1-2 देश की सेवाओं में, उच्च सेवाओं में भी अपने छात्रों को भेज रहे हैं। रिसर्चर हैं, अमेरिका में भी आज लगभग 3-4 हज़ार हमारे छात्र जो हैं अमेरिका में रहकर वहीं से पीजी पीएचडी करके अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं। इन्हीं के माध्यम से अच्छे अच्छे एंकर भी हमने टीवी के अंदर भी दिए हैं, न्यूज़ के भी, फिल्म इंडस्ट्री में भी बहुत लोग दिए हैं। ये सारा कुछ हम कर पा रहे हैं क्योंकि हमारा 200 ट्रस्टियों का परिवार है और लगभग 1000 हमारे डोनर परिवार हैं। यहाँ कोई भी किसी भी जाति का भेद नहीं है। अपने इंस्टीट्यूट्स की तरफ से, अपने परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप इसी प्रकार से समाज के इस क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाते रहेंगे। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने अभिभावक परम आदरणीय के.एन. गोविंदाचार्य जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वह कृपया आएं और हम सबका मार्गदर्शन करें।
ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। विषय अब अपरिचित सा नहीं है। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग आदि के बारे में कहा जाता था 10 साल पहले भी, तो उसके टेकर्स नहीं थे। आज अखबार रोज 1 या 2 समाचार से पटे रहते हैं, क्योंकि 10 साल पहले भी कल्पना नहीं की थी कि दुबई में इतना बाढ़ आ जाएगा। नई बात थी। अब ये नई बातें इतनी जल्दी फ्रीक्वेंसी में रिपीट होंगे, ये खतरा है। और ये सब जो हुआ है, उसके लिए एक किताब बहुत अच्छी आई थी, फ्रैंक ने लिखा, 5000 years वर्सेस 500 years। 5000 साल में दुनिया में जितना बदलाव नहीं हुआ, उससे ज़्यादा कहीं व्यापक और गहरा बदलाव पिछले 500 साल में हुआ है। इसी को आप एक्सटेंड करेंगे तो पिछले 500 साल में जो बदलाव हुआ, उससे ज़्यादा तेज़ी से अब पिछले 50 वर्ष में हो रहा है। तो पेस ऑफ चेंज एक चिंता का विषय है, इसलिए कि नेगेटिव्स की ओर जा रहा है। क्योंकि नए शब्द चल पड़े हैं, आप भी सोचें इस पर, ये निवेदन है मेरा, क्योंकि आपसे कंसर्न विषय है। आप पढ़ रहे हैं, अच्छा करें, MBA कर लें, इंजीनियरिंग कर लें, मेडिकल कर लें, लेकिन उत्तराखंड की बाढ़ आएगी तो क्या करेंगे? कोरोना ही आ गया था तो हम कितने असहाय हो गए थे। फिर कोई पार्टी, कोई जाति, कोई संप्रदाय कहाँ सूझता है? सर्वाइवल वैल्यूज ही प्रमुख हो जाते हैं ना। इसलिए हम और आप मिलकर जो आज सीरियसली बैठे हैं, उसके कारण है सिचुएशनल अर्जेंसी भी एक फैक्टर है, हमारा कॉम्प्लेसेंस भी एक फैक्टर है। दोस्तों, हमने उपेक्षा की, इस स्थिति तक आ जाने दिया है चीज़ों को। एक दिन में तो नहीं हुआ ना। अगर 15,000 नदियाँ कुल थी देश में, उसमें 4,500 सूख गई या ख़त्म होने के कगार पर आ गई। एक दिन में तो नहीं हुआ होगा। ऐसे ही देश का पिछले 60 वर्षों में 50% बायोडाइवर्सिटी लॉस हो गया है। एक दिन में तो नहीं हुआ। अपनी और अपने पहले की पीढ़ी के द्वारा सजग रहना संभव नहीं हुआ। इच्छाओं के गुलाम होने लगे होंगे, कुछ प्रेशर्स होंगे, अनड्यू अनहेल्दी प्रेशर्स होंगे। इसलिए हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि न्यूयॉर्क में घड़ी लगी है रिवर्स क्लॉक, कि 2030 तक अगर ध्यान न दिया, बाद में करने लायक ही कुछ नहीं बचेगा। मित्रों, ये सब कब से हुआ, क्या हुआ? तो एक क्लासिकल चेंज हुआ है कोर्स में, जब कोलंबस ने अमेरिका खोज लिया तो कॉलोनियलिज्म की नींव पड़ी, उपनिवेशवाद शुरुआत हुई। फिर तो बहुत बड़ी संख्या यूरोप की उठकर कहीं लैटिन अमेरिका कब्जा कर लिया, नॉर्थ अमेरिका कब्जा कर लिया, अफ्रीका कब्जा कर लिया, कहीं पुर्तगाल, कहीं स्पेन, कहीं फ्रांस, कहीं एंग्लो सैक्सन रेसेस कब्जा करते चले गए थे ना। और उससे क्या हुआ? तो उससे परस्पर स्पर्धा बढ़ गई वहाँ। और उससे क्या हुआ? उससे हथियारवाद बढ़ा। हथियारवाद के बाद क्या हुआ? प्रगति के नाम पर, विकास के नाम पर जो कुछ भी होता चला गया,
उसके फिर साम्राज्यवाद के रूप में परिणति हुई। और साम्राज्यवाद का परिणाम फिर क्या हुआ? 2 विश्व युद्ध ताज़ा ताज़ा हुए। तो दुनिया के लोग, प्रभावी लोग माथा खजुआने लगे कि अब क्या किया जाए। फिर बैठे, यूनाइटेड नेशंस बन गया था। उसमें मिलकर एक बात पर सहमति बनी थी, कंसेंसस बना। भैया विकास करेंगे, 3 बातों का संतुलन बना के रखेंगे। 1 प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि, उसके लिए मेहनत हो। 2 सस्टेनेबिलिटी, टिकाऊ हो। 3 पीस, शांति हो। अब हम इस 70 साल में, 80 साल में दुनिया की भी आकलन कर लें, अपना भी आकलन कर लें, तो हम क्या पाते हैं? क्या पीस की जगह पर कई जगह पर फुलझड़ियाँ नहीं दिख रही हैं आपको? यूक्रेन में क्या हुआ, ईरान का, हमास का क्या क्या हो रहा है। अभी तो और बहुत जगह ऐसे स्पार्किंग पॉइंट्स बचे हुए हैं। फिर से कगार पर हम आ गए विश्व युद्ध कैसा। कुछ चैनल्स बात करते हैं। तो पीस तो रही नहीं, प्रॉस्पेरिटी हासिल हुई कुछ, लेकिन प्रॉस्पेरिटी एट व्हाट कॉस्ट? कॉस्ट जो हुआ वो बियरेबल भी नहीं है, अनबियरेबल हो चला है। कि भारत का 1% व्यक्ति 57% रिसोर्सेज का उपयोग करने की स्थिति में रहे। इतनी इनइक्वालिटी। इसलिए एक तो इनइक्वालिटी, दूसरा कमोडिफिकेशन ऑफ वीमेन, not as equal beings in the pursuit of peace, prosperity and sustainability। ये तो नहीं हुआ। प्रकृति संवाद छोड़िए, प्रकृति विध्वंस का ही तो आलम रहा है। यही कहना है कि ह्यूमन बीइंग एन एक्सपेंडेबल कमोडिटी, खारिज किया है। और फिर आगे जो विचार चल पड़ा डीपॉपुलेट वाली बात मैं कह रहा था, उसका ही एक्सटेंशन है मित्रों। भैया दुनिया 700 करोड़ लोग हैं, बेकार हैं 700 करोड़। दुनिया चलने के लिए तो 55 करोड़ लोग काफ़ी हैं। अब 55 करोड़ काफ़ी हैं तो 650 का क्या किया जाए? तो 650 का क्या करें? और कहाँ ज़्यादा हैं? तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा हैं। तो उसका क्या किया जाए? कुछ नहीं। दोज हु कैनॉट परफॉर्म शुड पेरिश। अगर फिलॉसफी में आप केवल ह्यूमन्स को प्रमुखता देंगे, इट हैज़ लेड द फिलोसॉफिकल पोजिशन टू दिस दैट ह्यूमन बीइंग इज एक्सपेंडेबल कमोडिटी। तो ऐसा होगा तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? कुछ लोग 55 करोड़ लोग चलाएंगे दुनिया को। इसकी भी आगे ने एक ने कहा इसकी भी क्या ज़रूरत है? 55 करोड़ कौन से होंगे? 650 कैटेगरी में ढकेलेगा कौन? फिर उसमें से लिख पड़े आर्टिकल्स आने लगे हैं, साइलेंट, क्विक डेथ। इसका क्या अर्थ हुआ? मेरा निवेदन है सोचिएगा। इसलिए ये सब होना है, मान लो, इसलिए आपके युग का तकाजा है कि 500 साल से एंथ्रोपोसेंट्रिक डेवलपमेंट के इर्द गिर्द दुनिया को चलाने की कोशिश हुई है। अब पैराडाइम शिफ्ट होना चाहिए, नए नैरेटिव्स बिल्ड होने चाहिए, उसके लिए टूल्स और स्ट्रक्चर्स होने चाहिए, उसके लिए आइकॉन्स होने चाहिए। वो है कि एंथ्रोपोसेंट्रिक डेवलपमेंट की बजाय इकोसेंट्रिक डेवलपमेंट, ये प्लैंक होना चाहिए। इकोसेंट्रिक डेवलपमेंट में फिर क्या हो? तो ज़मीन, जल, जंगल, जानवर के साथ जन का अनुकूल जीवन, इसके अनुसार टेक्नोलॉजी, इसके अनुसार इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। इसलिए आगे पैरामीटर्स बदलने पड़ेंगे। धरती जहरीली कम हुई तो विकास, जहरीली होती गई तो विनाश, जलस्तर नीचे गया तो विनाश, जलस्तर बढ़ा तो विकास। भैया दुनिया में, भारत में
33% फॉरेस्ट कवर होना चाहिए हेल्दी लाइफ के लिए। आज भारत में कोई कहता है 15% है, कोई कहता है 8% है, कोई कहता है 20% है। व्हाट्स ऑल दिस? उसी तरह से ये इकोसिस्टम है। नदियाँ भी केवल मनुष्यों के लिए नहीं हैं, उनका अपना इकोसिस्टम है। आप नदी को डाइवर्ट करते हैं तो आप क्या क्या चीज़ें डाइवर्ट कर पाएंगे, फिर वो पक्षी कहाँ जाएंगे, और वो पक्षी नहीं रहेंगे तो आपका पोल्यूशन कैसे हो पाएगा। पक्षी नहीं रहेंगे तो आपका जीवन का क्या होगा, जानवर नहीं रहेंगे तो क्या होगा। उसके बिना ये होलिस्टिक है, सारा वर्ल्ड एक होलिस्टिक फिनोमेनन है। इसका आप टुकड़े टुकड़े में केवल मनुष्य को ध्यान में रखकर नहीं कर सकते। इसलिए ये सब बातों को सोचकर ये इकोसेंट्रिक डेवलपमेंट, ये प्लेटफॉर्म आगे आया है। इसमें सबके लिए प्रवेश है, आवश्यक है, सबकी ज़रूरत की बात है। भाषा, जाति, प्रांत, संप्रदाय, गरीब, अमीर, ग्रामीण, शहरी, किसी पार्टी का हो, किसी मजहब का हो, सबका स्वागत है, क्योंकि सबके अस्तित्व का सवाल है। इसलिए इसमें लोग लगे हुए हैं। तो मेरा निवेदन है, इसके प्रयास में आप सब से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि अगली पीढ़ी की सुरक्षा के लिए, समृद्धि के लिए, टिकाऊपन के लिए और पीस के लिए हम सब इस विषय में आगे हों। और जो जिस रूप में योगदान करना चाहता है वो यहाँ के सब अधिकारियों से संपर्क करे, संपर्क में रहे, सुझाव दे, कुछ करे। जैसे उदाहरण के लिए कुछ काम तो हो सकते हैं ना, भैया गिलास के पानी भर है, अब थोड़ा पानी पिया, बाकी गिलास जूठा कर दिया, सिंक में पानी डालना पड़ा। क्यों? आधा गिलास पानी दें, बचेगा तो दोबारा दे दें, थोड़ा श्रम ही तो लगेगा, छोटा काम है। थोड़ा एक बैग ही लेके चलें तो प्लास्टिक से थोड़ी छुट्टी मिले। ऐसे ही किसी अपने ही घर वाले किसी जन्मदिन पर किसी के द्वारा कहीं पर एक पेड़ तो लग जाए। भारत की विशेषता है दोस्तों, भारत की समृद्धि और संस्कृति का रहस्य है कि एक देवी त्रिकोण काम कर रहा है भारत में। वो है घर की माता, गौ माता और धरती माता। भारत ही ऐसा स्थान है जहाँ तीनों एक दूसरे का पोषण करते हैं। ये पोषण करने का ये त्रिकोण जिंदा है सूर्य के आशीर्वाद से। इसलिए इस अपनी यूएसपी का लाभ लें, अपना स्वॉट एनालिसिस हम करें, बेसिक्स पर आएँ और इसमें हम क्या कर सकते हैं या हम क्या करें का परामर्श जो जानकार लोग हैं मंच पर, उन सब से आपका भी इंटरेक्शन हो। मेरा इतना ही निवेदन करता हुआ अपनी बात पूरी करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। किन शब्दों में आभार प्रकट करें कि हम उस दौर में हैं जब माननीय के.एन. गोविंदाचार्य जी जैसे महान विभूति हमारे समक्ष हैं। इस प्रकृति संवाद के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कला जगत का जो सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, उनके निदेशक आदरणीय श्री चितरंजन त्रिपाठी जी हमारे बीच आए हुए हैं। मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आएं और दो शब्द से हमारा ज्ञानवर्धन मार्गदर्शन करें। सबको नमस्कार। आप सबको ये मान लेना पड़ेगा कि आप भाग्यशाली हैं। आप वसुधा के उस कोने में पैदा हुए हैं जहाँ पर संस्कृति, विद्या, ये सब कुछ जो है ये सबसे पहले यहीं शुरू हुआ और फिर हम भटक गए। फिर हमको लगा कि शायद किसी और ने जो कहा है वही ज्ञान है। पूरे विश्व का पहला जो पोएटिक वर्क है वो रामायण है, ये सब मानते हैं। आप लोगों को कितनों को पता है, बच्चों के लिए मैं बोल रहा हूँ। पूरे विश्व में पहली बार अगर ज़ीरो का आविष्कार कहीं हुआ है तो यहीं हुआ है।
अब उस ज़ीरो में आप हिंदू ज़ीरो या इस्लामिक ज़ीरो बोलेंगे, वो उसका कोई मतलब नहीं है। पूरे विश्व में पहली बार भूगोल कहने वाला जो खंड है वो भारत है। बाकी संस्कृति उसको किसी ने चिपटा माना, किसी ने क्या माना, बाद में जाके गैलीलियो ने कह दिया तो इतनी बड़ी बात हो गई कि जब मैं ड्रामा स्कूल में आया था तब सब लोग बोल रहे थे गैलीलियो प्ले हो रहा है, गैलीलियो प्ले हो रहा है, जैसे कोई बहुत बड़ी बात हो गई। क्योंकि ये भूगोल है, ये मेरी संस्कृति ने मुझे कहा है, और वसुधा मेरी माँ है, ये मेरी संस्कृति ने कहा है। और नाटक एक ऐसा माध्यम है जो भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में जिस तरह से नाटक का अर्थ को जिस तरह से उसका तर्जमा किया गया है, उसमें मूलतः एक बात है कि नाटक जो है वो संस्कृति का रक्षक है, जो संस्कृति को आगे बढ़ाता है, जो बहु कलाओं का एक समावेश है, जिसमें लिटरेचर है, क्रिएटिव एक्सचेंज है, डिबेट है, डिस्कशन है, म्यूज़िक है, शिल्पकला है, सब कुछ है। समुद्र मंथन शायद इसलिए पहला नाटक रहा होगा जब भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र लिखा, कोई और नाटक नहीं खेला गया, पहला नाटक समुद्र मंथन खेला गया था। जो स्क्रिप्चर और पौराणिक लिटरेचर जो है उसी से दो चीज़ होती है, एक तो उसकी एक लिटरल मीनिंग होती है, उसके परे जाके बहुत सारी सांकेतिक अर्थ उसके होते हैं जो इंसान को परिमार्जित करता है, सुशिक्षित करता है, सभ्य बनाता है। तो जब नाट्यशास्त्र खेला गया था उसको हमने समुद्र मंथन खेला गया था उसको अभी हाल ही में हम लोगों ने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में किया। 3000 साल पहले एक नाटक खेला गया समुद्र मंथन, विश्व का पहला नाटक। समुद्र मंथन आज के तारीख में उसकी जो रेलिवेंस है वो यही है कि अनवरत जब भी हम सांस लेते हैं अंतर्मन में मंथन चलता है, और अंतर्मन के मंथन से जहर भी निकलता है, अमृत भी निकलता है। शिव जी की तरह अगर जहर को आप कंटेन कर लेते हैं तो एनवायरनमेंट में आपकी सोच की जहर नहीं फैलती है। तो पढ़ेंगे तो बहुत कुछ जानेंगे, बहुत कुछ संकेत है जो हमारी विजन होनी चाहिए, जिस तरह से हम चीज़ों को देखना चाहिए, जो पदक्षेप हमें लेना चाहिए, उसकी ओर आप शायद फिर से जागृत होंगे। जय हिंद, नमस्कार। बहुत बहुत आभार सर। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ एक और अति विशिष्ट महानुभाव जो यहाँ उपस्थित रहने वाले थे, परंतु कुछ ऐसे कारणों से हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ रहे हैं, आचार्य बालकृष्ण जी। हम उनसे आग्रह करते हैं कि वह अपने उद्बोधन से हमारा ज्ञानवर्धन करें, हमारा मार्गदर्शन करें। सर्वप्रथम मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और ये आज का जो कार्यक्रम है, जो यहाँ आयोजन है, ये बहुत ही अद्भुत है। अद्भुत इसलिए है क्योंकि एक तो आप सबकी जो पावन उपस्थिति है, परम हमारे बहुत ही सम्माननीय है श्रद्धेय आचार्य, हमारे बहुत ही मेरे सम्माननीय गोविंद आचार्य जी। और आज इस कार्यक्रम में जो पावन उपस्थिति है, मैं देख रहा हूँ बहुत आदरणीय बसवराज पाटिल जी, आदरणीय हमारे बहुत ही मेरे सम्माननीय प्रोफेसर अनिल सहस्रबुद्धे जी, आदरणीय मेरे बहुत ही प्यारे भाई मनोज जोशी जी, और आदरणीय चित्ररंजन त्रिपाठी जी, आदरणीय मैं डॉक्टर दीपा जी। और अब मैं देख रहा हूँ कि इसमें आदरणीय हमारे आस्था कुमारी जी बहन और आदरणीय नंद किशोर गांधी जी, जो बहुत ही अद्भुत व्यक्तित्व हैं, जो एक कवि के रूप में बहुत ही अद्भुत अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं, आदरणीय विनीत कुमार भैया जी। और इन सब कार्यक्रम को इस रूप में पहुंचाने के लिए जो बहुत मेहनत से प्रयास करते हैं भाई हमारे अजीत कुमार तिवारी जी और उनकी पूरी टीम, और जिनका मैं नाम नहीं ले पाया, तो सभी बंधु बांधव और जो उपस्थित समूह है, जो व्यक्तित्व हैं, उन सबको मैं प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए ये बात कहना चाहता हूँ कि वस्तुतः हमको यह समझने की आवश्यकता है कि हमसे प्रकृति नहीं है, प्रकृति से हम हैं। इसीलिए अपनी रक्षा के लिए प्रकृति की रक्षा का संकल्प हम सबको लेना चाहिए। और हमारी सनातन संस्कृति, हमारी वैदिक परंपरा मूलतः वो प्रकृति के अंदर परमात्मा को
खोजने की संस्कृति, हमने प्रकृति को परमात्मा का साक्षात विग्रह माना, इसलिए हमने नदियों को, लताओं को, वनस्पतियों को, वृक्षों को, उनका भी हमने पूजन किया, उनसे भी हमने याचना और उनसे भी हमने चाहना की, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है वह वस्तुतः वह प्रकृति मूलक है। प्रकृति को परमात्मा का हम पूर्ण रूप मानते हैं, प्रकृति को हम परमात्मा की एक तरह से जीवन और जागरूक रूप मानते हैं। निश्चित रूप से प्रकृति से हमारा भरण पोषण होता है, हम सब जानते हैं। पुनः कि हमने भरण पोषण के साधन प्रकृति को इतना विकृत कर दिया है, उस भरण पोषण के लिए हमें प्रकृति का पोषण करना चाहिए था, पर मानव ने उस प्रकृति का शोषण शुरू कर दिया है। आने वाली पीढ़ियों के लिए हम कैसी इस धारा को लेकर के जाने वाले हैं? जिस तरह से हमें इस प्रकृति माँ ने सब कुछ दिया, इस आबो हवा में, पानी में, जल में, जमीन में, हम किस तरह से जहर घोल रहे हैं। आने वाली पीढ़ियों के लिए हम किस तरह की चुनौतियां देकर के जा रहे हैं, उसको रोकने के लिए जरूर प्रयास करने की आवश्यकता है। आज का यह जो मंथन है, आज का ये जो चिंतन है प्रकृति के विकास मंच का, निश्चित रूप से लोगों को प्रकृति के विध्वंसन से बच करके प्रकृति के संरक्षण में उन्मुख होने के लिए प्रेरित करेगा, यह हमें पूर्ण विश्वास है। आज चारों ओर हम अपने स्वार्थ के कारण से प्रकृति का विरोहन कर रहे हैं। हमारी संस्कृति तो ये कहती रही है, हमने यज्ञ के माध्यम से, उपासना के माध्यम से हम यज्ञ से प्रकृति को शुद्ध करते हैं, जलवायु को हम शुद्ध करते हैं। तो आज भी वह परंपराएं वैज्ञानिक हैं और आज उनकी आवश्यकता पहले से कहीं ज्यादा है। इस संदेश को भी हम जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करें। हम धरती को जहरीली बनाएं। आज धरती माँ विविध तरह के केमिकल और पेस्टिसाइड के द्वारा आज कहीं वो पीड़ित है। जब प्रकृति को प्रदूषित करेंगे, उससे हम कुछ भी मिलेगा तो वो शुद्ध कभी हो नहीं सकता। तो प्रकृति में तो जो हम देंगे, जो हम डालेंगे, प्रकृति के साथ हम जैसा व्यवहार करेंगे, प्रकृति तो उसका ही प्रत्युत्तर हमें देगी, उसका परिणाम देगी। इसीलिए यह संदेश पूरे विश्व में पहुंचाने की आवश्यकता है। देश में इसके लिए एक जनजागरण लाने की आवश्यकता है कि प्रकृति को मत बिगाड़ो, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां बिगड़ जाएंगी, तहस नहस हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी, विकृत और विज्ञान पैदा होगा। तो पीढ़ियों को बचाने के लिए, प्रकृति को बचाने का हमें प्रयास करना है। प्रकृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए हम भी उपाय करने। आज जितने भी योजनाएं बन रही हैं, जिन योजनाओं को हम विकासोन्मुखी मानते हैं कि विकास की योजनाएं, वस्तुतः वह प्रकृति के अनुकूल नहीं, प्रकृति के संरक्षण संवर्धन की बात नहीं करती है। वो अधिकांशतः योजनाएं प्रकृति के दोहन की बात करती है। जब एक सीमा से अधिक प्रकृति का दोहन होगा तो प्रकृति का प्रकोप का सामना भी हमें ही करना है। पुनः मैं इस बात को दोहराना चाहूंगा, प्रकृति का संरक्षण करें, संवर्धन करें, और प्रकृति के लिए नहीं, अपने लिए और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए। प्रकृति हमें कितना कुछ देती। आज साधना करने का एक साधक भी हो, तो संत महात्मा भी हो, वह जाकर के हिमालय की कंदराओं में, गुफाओं में प्रकृति के सम्मुख बैठ करके ही वो अपने आप को परमात्मा के साथ लीन करता है। वहां मन स्वतः ही शांत होने लगता है। यदि मन कहीं विचलित हो, आप आइए प्रकृति के सानिध्य में, तो आप देखेंगे कि आपका मन स्वतः ही प्रफुल्लित और प्रसन्न होने लगे। आज जिसको लाइफ स्टाइल डिजीज कहा जाता है, विभिन्न तरह की जो आदि बीमारियां हैं, वो हम प्रकृति से विमुख होने के कारण से ज्यादा है। सुबह प्रातः काल के शुद्ध वायु, आसपास में वृक्ष और वनस्पतियां लगाए हों, पक्षियों का कलरव होता हो, तो बहुत सारी व्याधियां स्वतः ही समाप्त हो जाती है। आधुनिक विज्ञान ने तो यहाँ तक भी अनुसंधान किया है कि यदि घर में वनस्पतियों को और पौधों को हम रखते हैं तो उससे भी हम विविध तरह के अवसाद, टेंशन और स्ट्रेस से बच सकते हैं। इसके ऊपर बहुत सारे अनुसंधान हो रहे हैं। तो वनस्पतियों का साथ, प्रकृति का साथ, प्रकृति आश्रित पेड़ पौधों और वृक्षों का सानिध्य, जलाशय का सानिध्य,
नदी झरनों नालों का सानिध्य वो हमें उन्नति और शांति की तरफ लेकर के जा सकता है। तो हमें प्रयास करना है, हम जहाँ भी जाएं जिनके साथ जिन विधाओं से, जिन परंपराओं से हम जुड़े, प्रकृति को अपने सम्मुख रख करके, प्रकृति को अपना हित और मित्र मानते हुए, अपना हितकारी मानते हुए प्रकृति का हित करने का हम सबको संदेश और उपदेश ही नहीं दे, अभी तो जीवन में आचरण करने का भी हम प्रयास करें। जीवन में जितने भी सृजन होते, चाहे वो कवि हो, चाहे कला हो, अभी नाट्य की बात मैं सुन रहा था, वह सब कुछ वैज्ञानिक बुद्धि तो प्रकृति से ही आती है। प्रकृति के साथ जुड़ने से बड़ा लेखक भी जब सुंदर लिखता है तो प्रकृति के पास में होता है, बड़ा वैज्ञानिक बड़ा अनुसंधान करता है तो भी प्रकृति के सानिध्य नहीं होता है। तो जितने भी वैज्ञानिक खोजों की बात हो, चाहे बड़े बड़े लेखकों की बात हो, बड़े बड़े विद्वानों की बात हो या वैज्ञानिकों की बात हो, मैं तो कहना चाहता हूँ कि जो कवि और काव्य रचना की बात हो तो भी वो प्रकृति के सानिध्य नहीं हो सकता। इसलिए जो मानवीय मेधा, मानवीय बुद्धि और क्षमता वह परमात्मा के द्वारा प्रकृति से प्राप्त हमारी यह देन है, इसको प्रकृति से विमुख होकर के कहीं हम परमात्मा से भी विमुख न हो जाए, उन क्षमताओं को हम कहीं खो न जाए, बीमारियों और विविध तरह के प्रतिकूलता और संघर्षों से हम घिर न जाए। तो मानव की सभ्यता को, संस्कृति को बचाने के लिए जरूरी है प्रकृति को बचा करके रखना प्रकृति से, क्योंकि मानव जीवन का जो सकारात्मक दृष्टिकोण है वह प्रकृति की देन है, हम ऐसा मानते हैं। और सच मानिए प्रकृति में भी कहीं परमात्मा स्थूल रूप से दृष्टिगोचर होते हैं। और भारतीय सनातन संस्कृति परंपरा में तो कि इसलिए भी इसकी बड़ी महत्ता है। ऋषियों ने हमें, जैसे मैं कई बार सोचता हूँ, क्योंकि आयुर्वेद का विद्यार्थी होने के नाते बहुत सारे विचार में आते थे। ऋषियों ने कहा तुलसी में भगवान का वास, इस कारण से हमने तुलसी के पौधों का संरक्षण किया। अब क्या हमने तुलसी को लगाते हैं तो लोगों को पता चलो तुलसी तो औषधि का खान है, ऑक्सीजन का भंडार है। यदि हम लालच के वशीभूत होकर के कि परमात्मा का वास तुलसी में है, ऐसा हम आपको तो शायद तुलसी का पौधा देखने को मिला नहीं। तो हमने प्रकृति में, वनस्पतियों में भगवान के रूप को देखा, क्योंकि वो हमारे लिए जीवनदायी है, गुणकारी है, लाभकारी है, इससे आयु पौधों का संरक्षण होता है। पीपल के लिए भी इसी तरह से ऋषियों ने कहा उसमें भगवान का वास रहता है। तो परंतु बोले पीपल के अंदर भगवान तो होता है, पर बोले पीपल में भूत रहे। ये बड़ी आपस में मैं कई बार सोचता था ये तो परस्पर विरोधी बात, भगवान में कोई भूत थोड़ी रहता। तो जब हमने अनुसंधान किया, इसके ऊपर कार्य किया, तो मैं बहुत ही एक अद्भुत बात बताना चाहता हूँ। तो हमको पता चला कि पीपल के वृक्ष के अंदर अद्भुत गुण घर के लिए आसपास लगाया जाए, उसकी एक जगह है, उसकी तो जड़ में वो इतनी खतरनाक है कि वो पूरे भवन को, पूरी बिड़ा के भूत रहता है। कारण कि जब घर के पास रखोगे तो तुम्हारा वो नुकसान करेगा। और जब हवा चलती है, हवा का पता शरीर से कम पीपल के पत्तों से पहले ही चल जाता है। तो कितनी गहरी हमारी संगति है। तकनीकी व्यवधान के कारण हम और ज़्यादा आचार्य बालकृष्ण जी को सुन पाने की स्थिति में नहीं हैं। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज जो हमारे बीच एक और विभूति हैं, आदरणीय डॉक्टर दीपा मलिक जी, शक्ति स्वरूपा डॉक्टर दीपा मलिक जी हमारे बीच उपस्थित हैं। और समय ना लेते हुए वो अपनी ऊर्जा से इस पूरे सभागार को ऊर्जान्वित करें। हम डॉक्टर दीपा मलिक जी को आमंत्रित करते हैं। डॉक्टर दीपा मलिक जी। धन्यवाद। आज मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मेरे जीवन में जो सबसे बड़ी प्रेरणा और बदलाव और खेल की तरफ रुझान और नया कुछ
सीखने का जज्बा जिस युवा ने भरा था, वो यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पे रहता है। वो एक नया अफसर 20 वर्ष का फौज में आया था, जिस बच्चे की प्रेरणा ने मेरे आगे के जीवन को बदल दिया। वो आज कर्नल है, अफसर है, और मैं इतनी इस मन से शुक्रगुजार हूँ कि माता जी आज मेरे सामने रहे। तो एक युवा ने इतना प्रेरणा दी, तो आप सोचिए, आप लोग युवा हैं, आप कितनी प्रेरणा एक दूसरे को दे सकते हैं, या अपने से भी 20 साल बड़े को अपने लाइफस्टाइल को और सही रूप से आपके उंगलियों के टिप्स पे सारी नॉलेज है। आप गूगल का एक बटन दबाएंगे, आपको पता चलेगा व्हाट इज सस्टेनेबिलिटी। हमें यहाँ पे आपको सिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं, ओलंपिक का मेडल जीतने के बाद भी जब मैं ट्रेनिंग ग्राउंड पर पहुंची तो मैं क्या शब्द बोलती हूँ कि मैं अपने गुरु के पास सीखने आई हूँ। आई हैव कम टू माई कोच टू लर्न, टू डू कोचिंग, टू डू ट्रेनिंग। हम कभी खिलाड़ी जाके नहीं बोलते कि मुझे सब आता है, मैंने तो ओलंपिक का मेडल जीत लिया, क्योंकि अगले दिन हम फिर ट्रेनिंग और कोचिंग के लिए जाते हैं। और आप लोग सौभाग्यशाली हैं कि आज जो गुरु इस मंच पे बैठे हैं, आपने गुरु बालकृष्ण जी को सुना, आपने गुरु आचार्य गोविंद जी को सुना। आप गूगल करिए, हर जो प्राणी यहाँ बैठा है उसकी जीवनी पढ़िए, कितने वर्षों की कठिन मेहनत के बाद आज वो आपके सामने है। आप सौभाग्यशाली हैं कि आपको उन गुरुओं से कुछ सुनने को मिल रहा है, तो कृपया सीखने की कोशिश करिए। अगर मैं नहीं सीखती, मैं दोबारा बैठना, खाना पीना चाहिए, वर्जिश करना, जीवन को खुश रहना सीखना, अगर मैं नहीं सीखती तो कहाँ मैं अपने देश को ये मेडल लाके दे पाती। अगर मैं ये सोचती कि मेरे अकेले के करने से क्या होता है। मुझे ऐसे ही एक युवा ने कहा कि मैडम आप पहले मोटरसाइकिल चलाती थी, आप क्यों नहीं तकनीकी का इस्तेमाल करती। मैंने कहा तकनीकी का इस्तेमाल मतलब कैसे। आप ही जैसे युवा बच्चे जो मेरे गार्डन रेस्टोरेंट में आते थे, जो मेरा पहला आत्मविश्वास की तरफ कदम था कि मैं एक जगह बैठी बैठी सुपरवाइज करती थी, उन नन्हे बच्चों ने मुझे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की पावर सिखाई। उस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मैंने रिसर्च करके देखा कि कस्टमाइजेशन होता है, तो मैंने चिट्ठियां ईमेल डालनी शुरू करी, और वो ईमेल डालते डालते मैं कुछ लोगों को राजी कर पाई कि तकनीकी तौर पे वो एक स्पेशल मोटरसाइकिल बनाए। लेकिन मोटरसाइकिल बनने के जब सड़क पर आई और मैंने कहा मैं रिकॉर्ड बनाऊंगी, क्योंकि ये मेरा मैसेज है पूरी दुनिया को, एबिलिटी बियॉन्ड डिसेबिलिटी का, तो कहा गया कि ये तो रूल के खिलाफ है, क्योंकि आप लाइसेंस के बिना एक रिकॉर्ड बनाने के लिए नहीं चला सकती। फिर मैंने लाइसेंस की बात पूछी तो देखा मोटर व्हीकल एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि मॉडिफिकेशन के बाद गाड़ी कोई चलाए और उसको इंश्योरेंस भी मिले और लाइसेंस भी मिले। 19 महीने की लड़ाई लड़ी मैंने, पत्र डाले, लेकिन वो संभव हुआ और मैंने वो मोटरसाइकिल चलाई और रिकॉर्ड भी बना, और एबिलिटी बियॉन्ड डिसेबिलिटी का मैसेज भी गया। कहने का अर्थ ये है कि एक इंसान भी कोई चीज बदल सकता है, और कहते हैं अहम ब्रह्मास्त्र, मेरे अंदर भी ब्रह्म है, मैं खुद का शिल्पकार खुद हूँ। तो आप अपने से शुरुआत करें। कितने हैं जिन्होंने बर्थडे पे कभी प्लांट लगाया हो या ट्री प्लांटेशन किया हो? मेरे ख्याल से 5% हाथ ऊपर आएगा। जबकि कहा जाता है कि पेड़ लगाने से पितरों का दान होता है, आपके ऊपर पितरों का कर्जा उतरता है। ये तो हमारे समाज में, हिंदू सनातन धर्म में कहा जाता है, बचपन से सिखाया जाता है। कहने का अर्थ है कि जो बात आप यहाँ सुन रहे हैं, आपके विद्यालय में इतना सुंदर संवाद हो रहा है, जो इसके लिए उसके लिए नहीं है, वो हमारे लिए है। और खासकर एक दिव्यांग व्यक्ति होने के नाते मेरा निवेदन आप सबसे और भी है, क्योंकि जब कोई प्राकृतिक प्रकोप आता है तो सबसे ज्यादा चोट एक दिव्यांग को लगती है, क्योंकि उसमें सामर्थ्य नहीं होता दौड़ के अपनी जान बचाने का। जब भी कोई ट्रेनिंग के लिए हमें तैयार किया जाता है, और मैंने ये एक स्पोर्ट्समैन की जर्नी में हमें देखा गया, हमें कह दिया जाता है एक्सेसिबिलिटी हर जगह नहीं होती। एक्सेसिबिलिटी मेट्रो सिटीज में इंफ्रास्ट्रक्चर हमें बढ़िया मिलता है, लेकिन पहली चीज हमें ये कही जाती है अगर आपको बड़ा मेडल जीतना है तो प्लीज आप इधर से दूर किसी प्राकृतिक क्षेत्र में चले जाइए, क्योंकि पॉल्यूशन फ्री एरिया में ही आपकी बेहतर ट्रेनिंग हो सकती है। ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन आपके शरीर में तभी हो सकता है। आज इंडिया हर रूप से बढ़ रहा है,
खेलों में बढ़ना है तो आपको स्वच्छ हवा करनी होगी, आपको प्राकृतिक को स्वच्छ रखना होगा, आपको स्वच्छ खाना होगा। जब हम खेल के लिए न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाते हैं, पहली चीज ये आती है सादा भोजन करिए, आप ऑर्गेनिक खाइए, दादा दादी का दिया हुआ भोजन खाइए, जो वो बनाते थे वही खाइए। हम फॉरेन ट्रेनिंग के लिए जाए, हम 2 हफ्ते में वापस आ गए क्योंकि हमें लगा कि वहां पे वही सब सिखाया जा रहा है जो एक्चुअली हमारे शास्त्रों में, वेदों में, हमारे पौराणिक खाने में, हम उस सब में वही चीज लिखी हुई है। तो आज मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि अपनी जो सृष्टि है, अपनी जो पृथ्वी है, उसको आप अच्छा बनाइए, गुरुओं से सीखिए। मैं तो ये कह सकती हूँ, एक प्राकृतिक दोहा मुझे याद आ रहा है कि सब धरती कागज करूं, मैं पूरी धरती का कागज बना लूं, सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन राय, सब बन की लकड़ी की अगर मैं कलम बना लूं, सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन राय, 7 समुद्र की मसी करूं, मसी इज इंक, इफ आई कन्वर्ट 7 oceans into ink, सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन राय, 7 समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। तो ऐसे गुरुओं से सीखिए, इसको सौभाग्य समझिए कि वो आपके सामने साक्षात आत्म रूप में यहाँ पे मौजूद है और आपको उनसे सीखने का, उनके सम्मान। 70 दशक की राष्ट्र सेवा है आचार्य जी की जिंदगी में, मैं वो भी अगर 10 साल से गिनूं उनके जीवन से, तो आप देखिए बहुत अच्छा लगा मुझे। जय हिंद, जय भारत। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आगे बढ़ते हुए इस क्रम में आज इस कार्यक्रम में हमारे बीच एक और ज्ञान क्षेत्र के ऋषि तुल्य व्यक्तित्व, जिनका सदैव हमारे ऊपर स्नेह बरसता है, हमें अपने अनुभवों से आगे बढ़ाते हैं। AICTE के पूर्व चेयरमैन, NBA के वर्तमान चेयरमैन, NETF के अध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर अनिल सहस्त्रबुद्धे जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूं। सभी को नमस्कार। आज इस प्रकृति संवाद में वसुंधरा के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि ये हमसे भी ज़्यादा आपको और आपके बच्चों को इस धरती को कैसे रखना है, इसके बारे में जानकारी बहुत ज़रूरी है। 51 कितने 51 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रहा है, हर साल जा रहा है। और एक पेड़ सिर्फ करीब 25 से 30 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने की ताकत रखता है। तो इसका मतलब आपको कम से कम मिनिमम 2 बिलियन ट्रीज की ज़रूरत है। और हम क्या कर रहे हैं, इसके बारे में सोचना चाहिए। दीपा जी ने कहा कि आप अपने बर्थडे के दिन क्या 1 हाथ पेड़ लगाते हो? नहीं लगाते हैं। ऐसे ही बहुत ज़्यादा जो थे, बहुत कम लोगों ने हाथ ऊपर किया। मेरे ख्याल से पर्यावरण का जो क्लॉक न्यूयॉर्क में काउंटडाउन शुरू हो गया है 2030 के लिए, अब हम ऑलरेडी 2024 में आ गए हैं। आप जानते हो कितना खतरनाक ये एक बड़ी बीमारी हमारे पूरे विश्व को लग गई है। इसमें सारे लोगों का योगदान चाहिए। हम सब लोग जानते हैं कि 1970 से विश्व ये पृथ्वी दिवस शुरू हो गया, लेकिन मुझे याद है हम छात्र थे 1973 में बहुगुणा जी चिपको मूवमेंट के अंतर्गत पेड़ों को काटने से मना कर रहे थे। तो आज फॉरेस्ट कवर 50% होना चाहिए, बहुत कम हो गया है। क्या हम इस फॉरेस्ट कवर को और दोबारा बढ़ा के अपने अपने कैंपसेस में नहीं, बाहर में भी जहाँ जहाँ पॉसिबल है वहाँ जाके पेड़ लगा सकते हैं क्या? ये सब प्रश्न अपने अपने को इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। हम हमेशा बोलते हैं लाइफ लॉन्ग लर्निंग, बहुत सारे उन्नत राष्ट्र वहाँ बोलते तो ज़रूर है लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते। तो इसलिए कम से कम हमारे देश में प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमको नेट ज़ीरो कार्बन न्यूट्रल कंट्री हम जरूर बनेंगे। उसके लिए प्रयास जो है
सरकार की तरफ से कुछ लॉज बना सकते हैं, कुछ फैसिलिटेशन कर सकते हैं, लेकिन जब तक सबका प्रयास नहीं होता है तब तक नहीं हो पाएगा। अपने अपने ज़िंदगी में हम क्या करेंगे इसके बारे में आत्मावलोकन करते हुए यहाँ से बाहर जाएंगे, और ऐसा करेंगे तो हम भारत देश से, जो पर्यावरण से बहुत ही जुड़ा हुआ देश था, हमारे कल्चर, हमारा जो भी फेस्टिवल्स, हमारी सभ्यता, वो सब नेचर के साथ जुड़ी हुई थी, लेकिन हम थोड़े से भटके हुए थे। फिर एक बार हमारे रास्ते में हम दोबारा आएंगे तो विश्व को विश्व गुरु हम होकर हम दूसरों को भी ये समझाएंगे। ऐसा कहते हुए मेरे 4 शब्द समाप्त करता हूँ। जय हिंद, नमस्कार। वैदिक घोष है ऋषयः मंत्र द्रष्टारः। ऋषि वो है जो प्रकृति के सभी एलिमेंट्स को उनके वास्तविक स्वरूप में देख पाता है। जहाँ कुछ उलझने होती हैं उनको सुलझाने की स्थिति उस ऋषि के पास होती है। ऐसा सौभाग्य बहुत कम होता है जहाँ किसी मंच पर एक साथ ऐसे विशिष्ट गण ऋषि तुल्य उपस्थिति हो। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने अभिभावक मार्गदर्शक आदरणीय श्री बसवराज पाटिल सेडम जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वो अपने श्रीमुख से 2 शब्द कहें। सभी को प्रणाम। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है आप लोगों से। आप आकाश की पंछी बनना चाहते हैं कि पिंजरे की पंछी बनना चाहते हैं? क्या बनना चाहते हैं? सच्ची बोल रहे हैं? जो आकाश की बनना चाहते हैं हाथ उठाओ, पूरे दिल से उठाओ, अधूरा मन से नहीं। छोड़ दीजिए, गड़बड़ यहीं पर है। सब लोग आकाश की पंछी बनना चाहते हैं, पिंजरे की पंछी बनने में आनंद लेते हैं। मैंने मेरे जीवन में 10 लाख विद्यार्थियों से संवाद किया हूँ। उसमें 97% स्टूडेंट्स पढ़ाई के बाद क्या करते हैं जब मैं पूछता हूँ तो सब अपने पैर को एक नौकरी की रस्सी बांधते हैं। ठीक है ना? तो हम सोचते हैं कुछ, करते हैं कुछ, यही गड़बड़ है। इसीलिए मैं 2-3 बात बताता हूँ। नंबर 1, पढ़ाई ज्ञान के लिए हम बोलते हैं, लेकिन करते हैं नौकरी के लिए। जब सोच और करनी में अंतर है तो हमारा तकदीर धोबी के कुत्ते के समान हो जाता है। दूसरी बात, ताली मत मारो भाई, कुछ बदलो। दूसरी बात, भारत की आत्मा कहाँ है? अगर हम पूछेंगे महात्मा गांधी जी के वाणी के अनुसार तो हम कहते हैं गांव में है, लेकिन हम गांव में रहने के लिए तैयार नहीं हैं। यानी आत्मा बड़ा चीज है, लेकिन उनके साथ हमारी कट्टी है। आज गांव कैसे बने हैं? डेस्टिट्यूट होम बने हैं। असहायक लोग, बूढ़े लोग, निकम्मे लोग, बेकार लोग, ऐसी गांव की स्थिति बनाए हैं। जिस दिन गांव मरेगा उस दिन दिल्ली भी मरेगी, ये भी याद रखिए। तीसरी बात, भारत के अंदर हम भगवान को सब लोग देखा नहीं है, लेकिन इस धरती के अंदर कोई भगवान है। मैं जो अनुभूति किया वो है किसान है, मिट्टी के साथ मेहनत करता है। आज भगवान के बाद लाखों लाखों जीव राशियों को, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, सभी को खिलाकर कुछ इंसान को भी जिंदा रखने वाला अगर कोई व्यक्ति है, वो दूसरा भगवान किसान है। चौथी बात, अगर मैं कहूँ तो हम बड़े बड़े बात करते हैं और देश की सेवा बोले तो कैसा? कुछ लोग टीवी पर चर्चा करते हैं, कुछ लोग आज का सभा होने के बाद घर में जाके चर्चा करते हैं,
कुछ लोग पेपर पढ़ के चर्चा करते हैं, कुछ लोग मोबाइल में खंगाल कर चर्चा करते हैं, लेकिन वैयक्तिक रूप से आपने एक पेड़ लगाया क्या, ऐसा किसी ने पूछे तो हमारा हाथ नहीं उठता है। विथआउट डूइंग एनीथिंग, और हम देश का भलाई हो, सारी दुनिया हमारी सेवा करे, ऐसा सोचते हैं। तो मेरे प्यारे युवा मित्र, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। दीपा जी का जीवन से बढ़कर कोई सुंदर उदाहरण हमारे जीवन के लिए नहीं चाहिए। अगर वो इन विपदाओं के बीच में भी इतनी बड़ी साधना कर सकती है, क्या हम में से यहाँ बैठे उतने गए गुजरे हैं क्या हम? कौन लेगा इस देश का बीड़ा? कौन लेगा इस प्रकृति की पवित्रता को बनाए रखने वाला? सारा चीज उल्टा हो गया है। प्रकृति के विपरीत जीने में ही हमको आनंद है। हर साल धरती के अंदर 13 लाख करोड़ का जहर डालकर रोज हमारा धरती का विनाश, मिट्टी का नाश कर रहे हैं। मेरे प्यारो युवा विद्यार्थी और इस महान अग्रसेन संस्था के संचालक वर्ग और यहाँ के प्राध्यापक, क्या इस देश के इतिहास में बदलाव के लिए कोई अनोखा अपेक्षा मैं यहाँ पर कर सकता हूँ? क्या केवल सुनकर फिर वही अपनी पुरानी दुनिया में जाना चाहते हैं? अगर हम जिम्मेदार नहीं लेंगे, आने वाली पीढ़ी हमें ऐसा कोसेगी कि हमारा जन्म बेकार माना जाएगा। ये एक निमित्त मात्र प्रकृति का है। और एक बात बताता हूँ, अगर आप एक पेड़ उसको बनाकर जीवित रखेंगे, इस मानव जाति को 5 करोड़ रुपए का डोनेशन देने का पुण्य आपको मिलेगा। कितना करोड़? 5 करोड़। ये जो ऑक्सीजन लेते हैं ना हम, एक पेड़ 50 साल अगर जिंदा रहा तो वो 5 करोड़ का ऑक्सीजन आज के रेट में देता है। तो आपको अगर मैं कहूँ एक 5 करोड़ रुपए दो, कोई देंगे यहाँ पर? नहीं देंगे। लेकिन पेड़ लगा सकते ना। एक पेड़ क्यों, 10 पेड़ लगाएंगे। अपने घर के सामने गार्डन है, गार्डन में लाकर हम सब लोग मिलके 10 पेड़ लगाएंगे। 10 पेड़ लगाएंगे, दुनिया को 50 करोड़ देने का पुण्य मिलेगा, 25 करोड़ का पुण्य मिलेगा। तो इस प्रकार हाथ धोना है, पेड़ के पास जाकर हाथ धो लेंगे। छोटी छोटी अच्छे कामों के द्वारा भी हम अपने जीवन में कुछ करके दिखा सकते हैं। जहरीला बनाना धरती को, जहरीला खाना, मुझे तो मेरी छाती घबरा जाती है। आज हमारा जिंदगी कैसा हुआ है अगर बताऊं तो हमारी जीवन की कमाई का 1/3 पैसा हॉस्पिटल को जा रहा है। बड़े बड़े बिल्डिंग कहीं मिलेंगे, देखेंगे तो हॉस्पिटल के ही दिखेंगे और मेडिकल शॉप के ही रहेंगे। दूसरा, पढ़ाई के लिए सबसे बड़ा पैसा, बाकी 1/3 पैसा जिंदगी के लिए है। अगर हम ज़्यादा साल जी रहे हैं तो दवाई के कारण जी रहे हैं, हमारी सशक्त स्वास्थ्य के कारण नहीं जी रहे हैं। सच्चाई के तरफ आज नहीं तो कल जाना होगा। इस प्रकृति को बचाना होगा। पानी शुद्ध रहेगा, मिट्टी शुद्ध रहेगा, हवा शुद्ध रहेगा, प्रकाश ठीक से आएगा, जीवन भी सुंदर होगा, पशु पक्षी पेड़ पौधे मंगल दिखेंगे तो इंसान के मुख में मुस्कान भी आएगा। तो ऐसी कुछ बातें मैंने रखी है। इस प्रकृति को, इस माँ भारती को फिर एक माँ, विश्व की सच्ची माँ के रूप में प्रस्तुत करने के लिए इस पवित्रता की प्रकृति का बनाए रखे, ऐसी शक्ति भगवान हमें प्रदान दे। ऐसे कहते हुए इस कार्यक्रम के आयोजक, इस महान विश्वविद्यालय के आदरणीय गर्ग जी और इस महान प्रसंग में मुझे जिन श्रेष्ठ विभूतियों को देखने का प्रसंग मिला, उन सभी को
और आने वाले भारत के जो श्रेष्ठ मालिक है आप लोग, जो प्रश्न मैंने शुरू में पूछा, मुंह से कहना बहुत सरल है, आकाश की पंछी, क्योंकि ये बात आप ही कहे ऐसे नहीं है, लाखों लाखों बच्चे ये कहते हैं, लेकिन पैर में गुलामी की रस्सी बांधकर आकाश में पंछी बनकर नहीं उड़ा जा सकता है। इस सच्चाई को समझकर सच्चाई के तरफ जाने के लिए एक एक कदम चले, इसे हमें भगवान प्रेरणा दे, इतना प्रार्थना करते हुए मेरी बात को समाप्त करता हूँ। कर्मयोगी समाज के हस्ताक्षर आदरणीय बसवराज पाटिल सेडम जी को सुनने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय मनोज जोशी जी, मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूं। आदरणीय मनोज जोशी जी। नमस्कार। भारत की संस्कृति में ही ये ताना बाना बुना हुआ है। पूरी इकोलॉजिकल सिस्टम जो है वो हमारी हजारों वर्ष पूर्व जो संस्कृति है उसमें बुना हुआ है, लेकिन हम भूल गए। हो सकता है हमारी शिक्षा पद्धति के कारण, हमारे आक्रमणों के कारण, या जो भी हो, लेकिन शांति मंत्र है, द्यौः शांति अंतरिक्षगु शांति पृथ्वी शांति रापः शांति ओषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांतिरेव शांति सामा शांति रेधि। ओम शांति शांति शांति, ये शांति मंत्र है। सुबह उठते ही मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया था, आपके भी माँ बाप ने सिखाया होगा, लेकिन हम भूल गए हैं। जैसे ही उठकर जमीन पर पांव रखते हैं, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडिते, हम पृथ्वी की प्रार्थना करते हैं। पृथ्वी माता को पांव लगाया, इसलिए मुझे क्षमा कर। विष्णु पत्नी, जिसे विष्णु पत्नी कहा गया है, उस पृथ्वी माता की हम संतान हैं। और हम कितने 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 गए गुजरे हो चुके हैं कि 5-6 पीढ़ियों को कमाने की जो दौड़ लगी हुई है कि मेरी 3 पीढ़ियां आसानी से खाकर जिए, और उसे पता नहीं है उसके मरने के बाद वो कैसा बर्ताव करने वाली है। उसके लिए दौड़ेगा जिंदगी भर, लेकिन 10 पौधे नहीं लगाएगा, 10 पेड़ नहीं लगाएगा। जैसे बसवराज जी ने कहा कि उसकी कीमत 5 करोड़ रुपया है एक उसकी। वो जो संपत्ति कमाने के लिए तुम दौड़ रहे हो, आप सोचिए जीवन की दौड़ लगाते लगाते हम मृत्यु के सामने जा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो चुकी है और मृत्यु को गले लगा रहे हैं। क्यों ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई? क्योंकि हमारी गत पीढ़ियों ने भी यह नहीं सोचा, किसी ने नहीं सोचा। आचार्य जगतगुरु शंकराचार्य ने पंचायतन पूजा पद्धति हर हिंदू के घर में रखी। क्या है वो पंचायतन? पूरा प्राणी, चाहे वो कीड़ा हो या मनुष्य हो या पेड़ हो या कोई भी प्राणी हो, वो 5 तत्वों से बना हुआ है, पंच तत्व। और वो पंच तत्व के पंचदेव यानी सूर्य, विष्णु, देवी, मां जगदम्बा, गणेश, जो अग्नि, पृथ्वी तत्व, जल तत्व और भगवान शिव। अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व। आकाश तत्व सूर्य है, विष्णु। जल तत्व जो है वो गणेश है, पृथ्वी तत्व है वो शिव है। और इसीलिए पंचायतन पूजा की कि आप ये भगवान के नाम से उन्हें पूजिए, ये तत्व से आप बने हुए हैं। और हमारे मनुष्य के शरीर में भी 70-80% मैं तो साइंस का विद्यार्थी नहीं हूं, लेकिन इतना तो बहुत सब लोग जानते हैं कि बिना जल के हम जी नहीं सकते, बिना वायु के। सूर्य क्या बिल भेजता है क्या हमको हर महीने के, भैया इतना प्रकाश दिया मुझे बिल दे दे? नहीं। निसर्ग, प्रकृति हमें देना सिखाती है।
और मनुष्य बुद्धिमान प्राणी बनाया ईश्वर ने, लेकिन वो सिर्फ लेना सीखा, नोचना सीखा, और हम नोच रहे हैं। हम कब सजग होंगे कि यदि सृष्टि में से पेड़ और सारे प्रकृति के संसाधन यदि हम नष्ट करेंगे तो हमारा जीवन नहीं, हमारी आने वाली पीढ़ियां मर जाएंगी, मनुष्य जाति नष्ट हो जाएगी, सारी जीव सृष्टि नष्ट हो जाएगी। हमारे 5 ऋण हैं जो हम कभी चुका नहीं सकते। माता ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण और समाज ऋण। तो समाज ऋण चुकाने वाले हम हैं, जो मेरी ही संस्कृति ने मुझे सिखाया है। इस सृष्टि को यदि हमें बचाना है तो वो हमारे लिए बचाना है, हमारे लिए। ये विचार लेकर यदि आप जाएंगे तो मुझे लगता है ये प्रकृति का जो संवाद है आज जो आपसे किया है, इसमें से अगर 10 लोग भी ये प्रेरणा लेके जाते हैं, मैं तो ये सारे लोग प्रेरणा लेके जाएं, इन सब के, इन ज्येष्ठों के विचार लेकर जाएं। मैं तो आंकड़ेबाजी नहीं जानता, लेकिन मैं एक चीज कहता हूं कि आज यहां से बाहर निकलो तो गर्मी क्या है। आज अप्रैल मई में 50 डिग्री 55 डिग्री हो जाएगी, और हो भी सकती है। वो हमारे ही कर्मों की वजह से। हमने जंगल काट दिए। अरे पेड़ आ रहा है, मैंने मुंबई में ऐसे उदाहरण देखे हैं। अरे हमारी दुकान के सामने ये पेड़ है, उसके ऊपर एसिड डालकर उस वृक्ष को मार डालते हैं। इतने निर्दयी लोग हैं। शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने राज्यकाल में नियम बनाया था, सारे वृक्षों के नाम लिखे थे कि यदि कोई ये वृक्ष काटता है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। ये उनकी नियमावली में था। हमें हरेक को छत्रपति शिवाजी महाराज बनना पड़ेगा इस पर्यावरण के लिए, हमारी प्रकृति मां के लिए, हमारी धरती मां के लिए। ये अश्वत्थ पीपल या नीम 24 घंटे हमको ऑक्सीजन दे रहा है, हम उन्हें ही काट रहे हैं। हमारे भारतीय मूल के जो पेड़ हैं, बीच में एक फैशन भी आई थी आचार्य जी, आपको भी पता होगा, ऑस्ट्रेलिया के वो पेड़ यहां आते, एक पक्षी नहीं बैठता उस पर। एम आई राइट? एक पक्षी नहीं बैठता। हमारे भारतीय पक्षी भी बहुत कमाल के हैं, जो भारतीय नहीं है उस पर बैठेंगे भी नहीं। हमें लोगों में प्राण ज्योति जगानी है, हमें आगे की जो पीढ़ी है उसमें उसकी प्राण ज्योत जो है वो अनंत काल तक टिके, इसके लिए जीना है भाई। ये तो हम में और जानवरों में क्या फर्क है? वो भी हैं जो जंगल बचा के चलते हैं, हम मानव बुद्धिमान हैं, खुद को मानते हैं और इस प्रकार से जीते हैं। तो मुझे लगता है आज हम प्रण लें कि हम आज जरूर, मेरे साथ सब लोग प्रण लेंगे, हाथ उठाकर, मुट्ठी बांधकर, और बोलने के लिए नहीं, मैं हाथ उठाने के लिए बोल रहा हूं इसलिए नहीं, दिल से, मन से प्लीज हाथ उठाइए और इस धरती मां की शपथ लेकर ये कहिए कि मैं आज धरती की शपथ लेता हूं, इस प्रकृति की शपथ लेता हूं कि मैं मेरे घर में, अगर मेरे घर में जगह नहीं है तो आसपास 10 वृक्ष लगाने की शपथ लेता हूं और इस प्रकृति माता का संवर्धन करने की शपथ लेता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। कार्यक्रम के समापन की तरफ बढ़ते हुए मैं आदरणीय विनीत कुमार लोहिया जी को आमंत्रित करता हूं कि वो अपने अध्यक्षीय उद्बोधन से हम सबका मार्गदर्शन करें। सभी को नमस्कार। फोरम फॉर इको सेंट्रिक डेवलपमेंट और महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित प्रकृति संवाद कार्यक्रम में इस सभा प्रांगण को अपनी गौरवमयी उपस्थिति से
धन बनाने वाले, कालगति की दिशा को संयमित करने वाले, अपने अपने विशिष्ट क्षेत्रों के पुरोधाओं, राजनायकों, कर्मयोगियों, मंचासीन अति विशिष्ट विभूतियों और सभागार में उपस्थित पर्यावरण, वातावरण, पृथ्वी और सृष्टि की रक्षा हेतु दृढ़ संकल्पित प्रकृति प्रेमियों को मैं सादर नमन और अभिनंदन करता हूं। कालांतर में धीरे धीरे भौतिक सुख साधनाओं की लालसा लिए हम वनों में शहरीकरण और मशीनीकरण के युग में प्रविष्ट हुए। अधिक सुख सुविधा प्राप्त करने की भ्रामक चेष्टा में कथित वैज्ञानिक अनुसंधानों को प्राप्त करने लगे और अपने विनाश का कारण हम खुद ही बनते चले गए। पश्चिमीकरण से स्पर्धा करने में हम उन पेड़ों को काटते चले गए जिनसे न केवल हमें ईंधन मिलता था, जो हर पल हर पग हमारे जीवन साथी थे, जिनसे हमें पर्याप्त वर्षा मिलती थी, जिनसे हम गर्मी के मौसम की तपती दोपहरी में मंद पवन के झोंके पाकर अपने शरीर की रक्षा कर पाते थे, और जिनमें उपलब्ध जड़ी बूटियां हमारे लिए संजीवनी के समान होती थीं। उनको काटकर हमने स्वयं दुख और विनाश का द्वार खोला तथा अधिक सुख सुविधा के प्रलोभन में जो कुछ हमारे पास था उसे भी हम खो बैठे। मैं प्रकृति संवाद के प्रासंगिक मंच से देश के प्रबुद्ध अन्वेषकों व अनुसंधानकर्ताओं से विनम्र निवेदन करता हूं कि प्रकृति, वातावरण, मानवता हमारी भावी पीढ़ी के आगंतुकों के लिए तथा सृष्टि की रक्षा के लिए निमित्त कार्बन, डीजल, पेट्रोल आदि पर आश्रित रहकर विकास का हवा महल ना बनाएं और अपनी जो पुरातन वैदिक नीतियों का अनुसरण कर विनाश रहित वैकल्पिक ऊर्जा के अधिक से अधिक उत्पादन के माध्यम से भारत के प्रगति का मार्ग प्रशस्त करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद। आप सबका इस कार्यक्रम में आपके धैर्य का काफ़ी हमने परीक्षा ली है और धरती तो धैर्य की पर्यायवाची मानता हूं मैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।